जो आ गए हैं हमारे students are also here, and I think some of our audience is here. Just give a few minutes. We finished the inaugural session, so everyone is still moving around and coming. Okay, thoda sa patience. Particularly for you, are you one of the speakers today or one of the audience? You're an audience. Well, thank you for being so punctual, but just bear with us for a few minutes. Good morning, everybody. We have our speakers and moderator here, and we shall start just in about a minute. भारत भवन के हृदय वागर्थ में आप सबका स्वागत है। जब अर्थपूर्ण शब्द को बोलते हैं
तो भाषा बनती है। मानकंठ से निकली हुई अर्थपूर्ण ध्वनियों को भाषा कहते हैं, अर्थात जिस वाक का उच्चारण किया जा रहा हो वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक नहीं है। मनुष्य से निकली हुई ध्वनि अर्थात मनुष्य के अंतरंग भाव विचार और बहिरंग शब्दों की ध्वनि का समवेत रूप वागर्थ है। कि जिस तरह भारत भवन मनुष्य की भांति एक अमर मिसाल है, उसी तरह भारत भवन के हिस्से अंतरंग में एम सुब्बुलक्ष्मी, पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और बहिरंग जहां इन्हीं दिग्गजों के वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि ने अंतरंग एवं बहिरंग को जोड़ वागर्थ बनाया। इसलिए वागर्थ केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक संगम है, जहां अंतरंग विचारों और सृजन की भीतरी दुनिया बहिरंग अभिव्यक्ति और जुड़ाव की बाहरी दुनिया से मिलती है। जैसा कि वास्तुकार चार्ल्स कुरिया ने कल्पना की थी, भारत भवन संवाद, चिंतन और कला के उत्सव का स्थान है। इसी वागर्थ में जहां अंतरंग विचार और बहिरंग अभिव्यक्ति मिलकर अर्थ रचते हैं, मैं परितोष दुबे, मैं रक्षंदा खान आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी भूमिका केवल मन संचालन की नहीं होगी, बल्कि शब्द और श्रोता के बीच एक संवेदनशील सेतु बनाने की भी है। आइए इस संवाद को शुरुआत करें। आदरणीय साहित्य प्रेमियों, सम्मानित अतिथिगण और शब्दों के इस उत्सव भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये सत्र केवल एक कवि को स्मरण करने का नहीं है, ये उस सच की भाषा को सुनने का अवसर है जिसने सत्ता से प्रश्न पूछे, समाज को आईना दिखाया और आम आदमी की बेचैनी को शेर की ऊंचाई दी। हम आज बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी उर्दू कवि की सबसे तेज, सबसे निर्भीक और सबसे ज़रूरी आवाज़ दुष्यंत कुमार की। आधुनिक कवि दुष्यंत कुमार का साहित्यिक योगदान। दुष्यंत कुमार ने कविता को श्रृंगार से निकालकर सड़क, संसद और संघर्ष तक पहुंचाया। उनकी गज़लें केवल पढ़ी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। यहाँ तो तय था कि रोटी आदमी को गोल मिले, कहाँ रोटी के बदले आज आदमी बिकता है। अब मुझे अत्यंत प्रसन्नता है परिचय कराने का वरिष्ठ हिंदी उर्दू कवि, गज़लकार और साहित्य लोचक श्री इकबाल मसूद जी का। श्री मसूद जी ने महज 18 वर्ष की आयु में लेखन आरंभ किया और शीघ्र ही राष्ट्रीय कवि मंचों पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना, सामाजिक यथार्थ और सांस्कृतिक स्मृति की गहराई उपस्थित रहती है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े रहकर उन्होंने कविता को श्रव्य परंपरा का भी सशक्त माध्यम बनाया। हिंदी, उर्दू और रोमन तीनों लिपियों का उनका सृजन है। उन्हें समकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण सेतु बनाता है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दुष्यंत कुमार के सुपुत्र, कवि एवं सृजनशील व्यक्तित्व श्री आलोक दुष्यंत त्यागी जी को। जोरदार तालियों के साथ। 9 नवंबर 1955 को जन्मे श्री त्यागी ने हिंदी में स्नातकोत्तर तथा अंग्रेजी पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया और एक और जहां उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में एक सफल और गरिमापूर्ण करियर के साथ असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त ली, वहीं दूसरी ओर साहित्य और प्रसारण की दुनिया में भी उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उनका गज़ल संग्रह समतल कोई ज़मीन नहीं केवल एक काव्य पुस्तक नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के आंतरिक संघर्ष और असंतुलन की अभिव्यक्ति है।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए 100 से अधिक कार्यक्रमों का लेखन और प्रस्तुति उन्हें साहित्य और जनसंचार के बीच एक सजीव और विश्वसनीय सेतु बनाती है। यह सत्र उनके लिए केवल स्मृति नहीं, एक जीवंत संवाद है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जोरदार तालियों से पहले स्वागत किया जाए इकबाल मसूद जी का। अब मैं परिचय कराना चाहूँगी कवि, रंगकर्मी, संगीत साधिका और संचार विदुषी डॉक्टर विशाखा राजुरकर राज जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली तथा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से शिक्षित डॉक्टर विशाखा ध्रुपद संगीत, रंगमंच और साहित्य तीनों ही क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय हैं। उनका शोध नाट्य शास्त्र के संदर्भ में संस प्रशिक्षण भारतीय कला परंपरा को आधुनिक अकादमिक विमर्श से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बातों के चित्र जैसी काव्य कृति, रंगमंचीय सक्रियता और दुष्यंत कुमार स्मृति संग्रहालय से उनका गहरा जुड़ाव इस सत्र को एक विशिष्ट वैचारिक गहराई प्रदान करता है। इससे पहले हमारे मॉडरेटर का मैं इंट्रोडक्शन करूं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इकबाल जी, आलोक जी और विशाखा जी के वे मंच पर आएँ। ज़ोरदार तालियों के साथ हम हमारे तीनों स्पीकर्स का स्वागत करते हैं। इस विचार उत्तेजक संवाद का संचालन करेंगे कवि, संपादक और सांस्कृतिक प्रशासक डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ल। उनकी कविता में नदी, आकाश, नौका और जल केवल बिंब नहीं बल्कि जीवन प्रदर्शन बनकर उपस्थित होते हैं। 8 काव्य संग्रहों और रचयिता, भारत भवन भोपाल में से प्रकाशित पत्रिका पूर्व ग्रह के संपादक और वर्तमान में भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने साहित्य और संस्थान दोनों को समान संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ साधा है। संवाद के आरंभ से पूर्व दुष्यंत कुमार के ही शब्द को स्मरण करना प्रासंगिक होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी के साथ मैं प्रेम शंकर शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे मॉडरेटर प्रेम शंकर शुक्ल जी। सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सत्र के संवाद की औपचारिक शुरुआत के लिए डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ल को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद मित्रों। दरअसल थोड़ा समय अधिक होता है तो मुझे लगता है कि जो हमारे विशेषज्ञ वक्ता हैं उनको समय मिले। आप सब जानते हैं कुछ ऐसे महान कवि होते हैं, लेखक होते हैं जिनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उससे सब सहमत होते हैं। दुष्यंत कुमार इसी अर्थ में हमारे देश के, बल्कि एक उसको देश को विस्तार दिया जाए तो महादेश दुनिया को वो अपनी वाणी से, लगभग वाणी का जो आकाश है उससे ओतप्रोत किया। और जब भी ऐसी बात होती है कि कविता आदमी के कितने काम की है, तो मुझे लगता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में उनकी कविता सबसे ज़्यादा काम आने वाली कविता है। तुलसीदास, कबीरदास के बाद इधर की कविता में जो छोटे व्यक्ति, जो कम पढ़ा लिखा है उससे और जो बहुत पढ़ा लिखा है उसके, सबके काम आने वाली कविता है। ये दुष्यंत कुमार का एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। चूँकि कविता जीवन के कितने काम की है यह दुष्यंत कुमार का पूरा साहित्य सिद्ध करता है। इस अर्थ में उनको मैं अपनी प्रणति देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जो अभी आपने कहा भी, नेट वगैरह में तमाम चीज़ें हैं, वो लगातार कोई भी माध्यम आता है दुष्यंत उसमें अपनी एक जगह बना लेते हैं। हमारे हिंदी में होता है कवि लेखक खुद जगह पाने के लिए संघर्ष करता है। दुष्यंत हर जगह
वो अपनी महान वाणी के आरक्षित कवि हैं, उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, वहाँ वहीं रहेंगे। कोई भी माध्यम है, आप देखिए अभी सोशल मीडिया का माध्यम है, आप चेक करिए, वही सबसे ज़्यादा है। तो जो, और मुझे लगता है यह तभी संभव होता है जब आत्मा की आवाज़ होती है, जब रूह की आवाज़ होती है, तभी ये संभव है कि वह आत्मा जिसने लिखा है और जो भावक आत्मा है, दोनों में एक धागा जुड़ जाता है। तो वो जुड़ाव हमेशा है, और ये बहुत भाग्यशाली कवियों को ये संभव होता है, ये मिलना। बहुत कम वय में, मतलब हालांकि मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी और दुनिया में भी जो महान लेखक कवि हुए वो 30 और 40 के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका और 30 और 40 के बीच जो उनका सूरज रहा, उसका आसमान कभी, उसमें सूरज का अस्त नहीं हुआ। मतलब वो भौतिक रूप से भले चले गए, लेकिन उनकी वाणी का उजाला, उनकी वाणी की धूप, उनकी आवाज़ की धूप लगातार हम सबके बीच है। इस अर्थ में दुष्यंत एक बड़े कवि हैं। इसमें चूंकि उनका महत्व योगदान, जैसे हम शब्द कहते हैं, मुझे लगता है जब से उनके हाथों से, उनकी वाणी से, उनके होठों से इस तरह के शब्द आए हैं, वो शब्द जब तक जिंदा रहेंगे, दुष्यंत जिंदा रहेंगे। सच्चे अर्थों में कालजयी क्या होता है, यह दुष्यंत की कविताएं, दुष्यंत का साहित्य सिद्ध करता चलता है। तो ऐसे महान कालजयी कवि को मैं प्रणाम करता हूं, और मुझे लगता है कि सब इससे सहमत ही हैं और सबके मन में यही भाव है। सौभाग्य ये है, भारत भवन का सौभाग्य है, मैं विशेष तौर पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आलोक यहाँ हैं, उनके चिरंजीव, और जो एक लायक बाप का लायक बेटा होता है वो आलोक हैं। तो इस अर्थ में मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इकबाल मसूद साहब हैं, जो उर्दू के बड़े कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशाखा हैं, युवा कवि हैं, रंगकर्मी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। दरअसल जब मुझसे बात हुई तो मैंने, चंद्रा साहब ने कहा, तो मैंने कहा ये बहुत ही सुंदर एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इकबाल मसूद साहब उर्दू की तरफ से आते हैं, तो गज़ल उधर से आई हुई विधा है, हिंदी में आई, और यह भी है कि वहाँ से लाके हिंदी में इतनी बड़ी धरती गज़ल को दुष्यंत कुमार ने दे दी कि वो उसको कुछ मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती। अच्छा, उस समय के जो बड़े लेखक हैं, एक की तो सुपुत्रियाँ हैं ही, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, सब जो बाद के हमारे साहित्य के अपने नक्षत्र बने, सबका स्नेह, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो सृजनात्मक विश्वास होता है कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, उसको दुष्यंत ने अंतिम सांस तक अपने सिद्ध ही किया। तो इकबाल मसूद साहब से मैंने कहा कि जहाँ से उत्साह है इन उनके इस लेखन का, ख़ास तौर पर जो गज़ल और नज्म वगैरह को इसमें है, तो इकबाल मसूद साहब बोले, विशाखा खुद कवि बहुत अच्छी हैं, रंगकर्मी बहुत अच्छी हैं, शिक्षा का काम करती हैं, लेकिन इनके पिता ने, माँ ने एक संग्रहालय बनाया, दुष्यंत संग्रहालय। इस अर्थ में भी दुष्यंत कुमार ईर्ष्या का है मेरे लिए बात कि उनके नाम से, एक कवि के नाम से, एक लेखक के नाम से एक पूरा संग्रहालय बनाने का श्रेय मध्य प्रदेश में तो और किसी ने नहीं बनाया, आपके पिता माँ ने बनाया, और आप उसको संचालित कर रही हैं। इसके लिए आपको सभी समाज के सभी लोग जो भी लिखने पढ़ने वाले हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं अब कुछ न कहते हुए, मैं चाहता हूँ, थोड़ा मैंने बैठा था तो एक क्रम बनाया था, पर मैं चाहता हूँ कि आलोक जी से ही इसकी शुरुआत कर लेते हैं। एक पिता के नाते, एक लेखक के नाते, आपको मतलब आपकी स्मृति में, चूँकि स्मृति एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपकी स्मृति में दुष्यंत जी की धड़कनें कैसी हैं, हम सब उसको सुनना चाहते हैं। आदरणीय आलोक जी। नमस्कार। मंच पे बैठे प्रेमशंकर जी, मसूद साहब, भाई बिटिया, डॉक्टर विशाखा, और आप सब प्रबुद्ध जन, सबसे पहले मैं कहूँ आई रियली हम्बल्ड कि जिस तरह से दुष्यंत जी का परिचय कराया आपने, जिस तरह की एक इंसाइट उनकी व्यक्तित्व में और उनके साहित्य में आपकी नज़र आई, मुझे उसने अपने पिता के प्रति गर्व से भर दिया है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ मायनों में उन्होंने उनके
कुछ अलक्षित पक्षों पे भी जो प्रकाश डाला है, उससे मुझे अपने पिता को समझने में और सुविधा हुई है। तो जब इस तरह का कोई मॉडरेटर हो तो आप उसको सिर्फ नमन कर सकते हैं। मतलब पूरी समझ के साथ यदि किसी विषय को कोई उठाए तो फिर बात दूर तक जाती है। और दुष्यंत क्या है, दुष्यंत आज के संदर्भों में क्या है, और दुष्यंत जो हैं आज जाने के 50 साल बाद भी हम उनकी क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये जानना आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ख़ास तौर से युवाओं को, इतने सारे युवाओं को सामने बैठा हुआ पाता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनकी रचनाएं जो हैं आज के युवाओं तक पहुँच रही हैं, तो मुझे लगता है किसी साहित्यकार के लिए इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ हो नहीं सकती है कि उसने जो लिखा है वो समाज के लिए ज़रूरी है। साहित्य के कुछ आलोचक कुछ भी कहते रहें, वो साहित्य के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आलोचक तय करते रहेंगे, पर वो समाज के लिए कितनी ज़रूरी है ये आप सब लोग तय कर चुके हैं। जब आप उनको बार बार कोट करते हैं, जब उनका बार बार उनकी रचनाओं का आप अनुसरण करते हैं, तो समझ में आता है कि दुष्यंत की सार्थकता कहाँ है, जो उन्होंने किया है वो कितना रेलेवेंट है आज के दौर में, समाज के लिए कितने काम का है। अब ये कहने के बाद मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरे पिता, यदि मैं उन्हें 10 में से नंबर दूं तो मैं 9.5 उनको दूंगा नंबर। मतलब इस तरह के अद्भुत पिता थे, मतलब जो बच्चों के यार थे, बच्चों के साथ खड़े रहते। आज के यदि बच्चों में हम इतना विषाद देखते हैं, यदि 95% से थोड़े से भी कम आते हैं तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये जो जिस तरह की चीज़ ये जो होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े रहें, तो मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा उनका गुण था। उनकी बड़ी सीमित संसाधन थे उनके पास, तब भी उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना भर काफ़ी नहीं है, एक हमारे विकास पे एक सतत निगाह उनकी रहती थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो पता नहीं कितने मनोभावों से गुजरता है, और वो चाहता है कि उसके साथ वो किसी के साथ शेयर करे। और यदि पिता ऐसा हो कि उसके घुसते ही घर के अंदर सुई पटक सन्नाटा हो जाए और लोग जो हैं मतलब आतंकित से बैठ जाएं, तो बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे घर तो गुलजारी तब होता था जब हमारे पिता शाम को ऑफिस से लौटते थे। वो आधा 1 घंटा हमारे लिए हुआ करता था, वो आधा उसके, क्योंकि उसके बाद तो उनके साहित्यिक मित्र या वो ढेरों लोग जो अपने छोटे छोटे काम लेके उनके पास आते थे। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़े साहित्यिक अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी थे, बल्कि इसलिए कि लोगों की मदद करना उनके स्वभाव का हिस्सा था। और उनके संपर्क बड़े व्यापक थे, अपने लेखन की वजह से और अपने व्यक्तित्व की वजह से। वो इतने खुश मिजाज, और ये भी मैं दर्ज कर दूं पूरे विनम्रता बोध के साथ कि वो बेहद खूबसूरत इंसान थे। मतलब यदि पहली चीज़ यदि कोई आकर्षित करती थी व्यक्ति को तो उनकी खूबसूरती थी। मतलब आपकी आंखें अटक जाती थी, और वो जो लटें जो उनकी माथे पर कभी लटकती थी उस पर तो पता नहीं कितने दिल अटके होंगे, मुझे पता नहीं। जो जिसका जिक्र जैसे जगह होता है, जिसका जिक्र धर्मवीर भारती किया करते हैं, और बहुत ही हाजिर जवाब। मतलब उनकी स्पॉन्टेनिटी जो है, जो उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। अमूमन क्या होता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, पर आप लिखते लिखते संकोच करते हैं परिणामों का सोच के कि पता नहीं क्या वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। और वो तो सरकारी नौकरी में रहकर सरकार के खिलाफ, खासतौर से व्यवस्था के खिलाफ, खासतौर से सत्ता के खिलाफ। आजकल तो दिक्कत यह है कि आप सत्ता व्यवस्था की आलोचना करें तो मतलब लोगों को समझता है कि आप देश की आलोचना कर रहे हैं, जबकि आप व्यवस्था और देश 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दुष्यंत ने बेखौफ होकर वो सारी चीज़ें लिखी, और मुझे लगता है यदि उनका व्यक्तित्व इस तरह का निर्भीक और निडर न होता तो वो इस तरह की रचनाएं न कर पाते। तो पिता के रूप में तो मैं इस बात से बहुत मोहित होता हूँ कि जब समाज को उनकी ज़रूरत थी, जब समाज एक जो कवि धर्म होता है कि इमरजेंसी का दौर, जो कि बच्चों ने नहीं देखा होगा, अब वो अपने पिताओं से चर्चा करें, जबकि आपकी सारे अधिकार छीन लिए गए थे, जिन फंडामेंटल राइट्स को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि बोलना तो हमारा अधिकार है, ये सारे अधिकार उस समय छीन लिए गए थे। उन्होंने लिखा भी है कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो ऐसे माहौल में जबकि आम आदमी घुटन और पीड़ा से परेशान था, उन्होंने आम आदमी की ज़बान बने, उनकी तकलीफ जो है उन्होंने बयान की, उनकी पीड़ा के साथ वो न केवल उन्होंने तादाद में उनका तो शुरू से ही रहा था, पर और स्थापित किया, और उन्होंने उनकी आशाओं को, आकांक्षाओं को एक वाणी दी, उसको अभिव्यक्त किया जोखम उठाकर। कविता में अभिव्यक्ति के जोखम की बहुत बात करते हैं लोग
कि अभिव्यक्ति का जोखम उठाया, बट एक्चुअली कितने लोग जोखम उठाते हैं? मतलब आप एक कीमत चुकानी पड़ती है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। यदि आप कीमत चुकाते हैं और समाज के लिए कीमत चुकाते हैं तो फिर वैसे ही याद किए जाते हैं जैसे आज दुष्यंत याद किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाखा को दे देता हूँ, विशाखा एक्सपर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से रखा। इनके पिताजी सचमुच में बहुत खूबसूरत थे। पिता हैं इसलिए नहीं, हिंदी में जो अपनी आवाज़ खूबसूरत रख सकते हैं और काया में खूबसूरत हो सकते हैं, वो दुष्यंत कुमार ही थे। मतलब सचमुच में वो अपनी वाणी से भी हिंदी के हीरो थे और कदकाठी से भी हिंदी के हीरो थे। मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूँ। मसूद साहब हैं, इकबाल मसूद साहब, जैसा परिचय में बताया ही कि उर्दू के बड़े राइटर हैं। तमाम तरह की आपकी जो कहते हैं कि जो महा आवाज़ है उसमें आवाज़ एक बहुत असरकारी आवाज़ है। और भोपाल के लिए गौरव है। भोपाल में जिस तरह के माहौल हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो हिंदी उर्दू की तरह मिला जुला जो भारत यहाँ भोपाल का स्वभाव है, उसके बड़े प्रतिनिधि हैं इकबाल मसूद साहब। मैं चूँकि पहले ही निवेदन कर चुका कि उर्दू की तरफ से आए थे, वो एक विधा ले आए थे, एक डिसिप्लिन हिंदी में लाए, तो उसमें आप दुष्यंत जी को कैसा पाते हैं, कैसा देखते हैं, उस पर आपसे बात रखने का अनुरोध है। आदरणीय इकबाल मसूद साहब। मित्रों, यहाँ पर सीनियर्स के साथ जूनियर्स को देखकर बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि ये जूनियर्स जो हैं दरहकीकत हमारे सीनियर हैं, इसलिए कि हमारी आयु तो अगले 2-4 साल तक रहेगी और हमारी मालूमात भी अगले 2-4 साल की होगी, लेकिन ये हमसे सीनियर हैं कि ये एक सदी भी जी सकते हैं और इनकी मालूमात हमसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारे सीनियर हैं, हम इनके जूनियर हैं। और यही बात जो है दुष्यंत जी भी सोचा करते थे कि आने वाले लोग कौन हैं जिनसे उन्हें मुखातिब होना है। ये वो नहीं जो गुजर गए हैं जिनसे उन्हें मुखातिब होना था। गज़ल की जहाँ तक बात है तो ये बहुत सी भाषाओं का समंदर मंथन करते हुए भारत में आई, और जब आई अमीर खुसरो के समय में तो उर्दू और हिंदी दोनों का एक संगम अमीर खुसरो की शक्ल में हमारे सामने आया। बाद में ये हुआ कि दरबार ने उसको एक दूसरी छवि दे दी, जैसे कि जब भाषा सरकारी हो जाती है तो कलिष्ठ हो जाती है, जब भाषा जनता के बीच में रहती है तो प्रेम बन जाती है। तो भाषा कलिष्ठ हो गई, उसको फिर प्रेम की वाणी सुनाना था। ये स्वतंत्रता के बाद ये बात दोबारा हमारे सामने आई कि भाषा जो हमारी भाषा होगी, जो प्रेम की वाणी होगी, वो किस तरह से करेंगे। गज़ल का मामला ये है कि आई तो बहुत दूर दराज से है, लेकिन हमारे यहाँ उसका रोपण किया गया और ऐसे फल लाई जो उन देशों में भी नहीं होते हैं। उन देशों में मर गई है गज़ल, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, भारत में गज़ल जीवित है। आखिर क्यों जीवित है, ये सोचना पड़ेगा। ना फ़ारसी में अब गज़ल लिखी जाती है, ना अरबी में गज़ल लिखी जाती है, लेकिन भारत की अधिकतर भाषाओं में गज़ल लिखी जाती है। हिंदी का जहाँ तक सवाल है, गज़ल का जो मोहनी है, जो उसका जादू है, सब पर चढ़ कर बोलता है। हिंदी के बड़े बड़े कवियों ने जब देखा स्वतंत्रता के बाद कि हिंदी के पत्र पत्रिकाओं में गज़लें छप रही हैं, गज़लों की एक अहमियत है, लोग उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस मैदान में भी हम अपनी कल्पनाशीलता से कोई नई रास्ता निकालें। इसके लिए सबसे पहले तो महाकवि निराला जानकी प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत और शमशेर बहादुर सिंह ने गज़ल की जुल्फ़ें संवारने का काम किया, लेकिन ये सब लोग नकल कर रहे थे, इनके अंदर से गज़ल नहीं उपज रही थी। गज़ल जब तक अंदर से नहीं उपज के बाहर आए, उस वक्त तक गज़ल कहना मुश्किल होता है। गज़ल दिल से ताल्लुक़ रखती है और दिल तक जाती है।
आपके दिल से निकलती है और दूसरे के दिल और दिमाग तक पहुंचती है। गज़ल का काम ये है, ये मैथमेटिक नहीं है कि आप उसके अंदर 2 और 2 4 कर लें। यहाँ तो 2 और 2 5 करना पड़ता है। ये असल चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब तक आप मीटर को नहीं पकड़ते हैं, धुन आपके हाथ में नहीं आती है, आप गज़ल नहीं लिख सकते। दुष्यंत जी की खुशकिस्मती थी कि वो बिजनौर जैसी ज़रख़ेज़ सरज़मीन के अंदर पैदा हुए, जहाँ हिंदी और उर्दू भाषा के तौर पर गले मिलती थीं, जहाँ लोग जो भाषा बोलते थे उसमें हिंदी और उर्दू का पुट होता था। इसलिए वो जब बोलते थे तो भाषा नदी की तरह बहती थी। वो जब बात करते थे तो लगता था कि जैसे रवानी जो है चली जा रही है। ये असल में फ़ायदा होता है कई भाषाओं के मिलने से। जैसे शराबें शराबों से मिलती हैं तो उनका मज़ा कुछ और हो जाता है। भाषाएं भी जब भाषाओं से मिलती हैं तो एक नई शक्ल उभर कर सामने आती है, एक सुंदर, एक खूबसूरत सी शक्ल। ये दूसरी दुष्यंत क्यों इस तरफ आए जबकि उनकी 6-7 की 3 किताबें पहले से ही कविता के ऊपर थीं, ड्रामा थे, नावल थे, कहानियाँ थे। सबसे आखिरी समय में जो उनकी किताब आई और जो उन्होंने चंद दिन ही किताब देखी होगी, इसलिए कि जिस साल ये किताब छपकर आई उसी साल मृत्यु उनकी हो गई। एक तरफ उनके शरीर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और उनके शब्द इस तरह ज़िंदा रहे कि आज नई नस्ल जो है कभी भी किसी ज़रूरत के समय जब उसको कहना होता है और वो नहीं कह पाते हैं तो दुष्यंत का कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई बात उनके कंठ से ऐसे निकलती है जैसे उनके दिल की आवाज़ हो। आसमान में सुराख करने की बात हो या नई गंगा बहाने की बात हो या जिस गज़ल को हम ओढ़ते बिछाते हैं वही आपको सुनाते हैं, ये दुष्यंत हैं। यहाँ से क्या कहते हैं, जो आप मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो ही आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत के बाद एक ख़ास जो बात है उनके यहाँ कि उस समय 1960 के करीब देश के अंदर, जैसा कि अभी आलोक ने बताया कि ज़बान बंद थी, ताले लगा दिए गए थे, बात कहने की कह नहीं पाते थे। आज भी समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदल गया है, समय तो तकरीबन वैसा ही रहता है। कभी कहा जाता है कि लगा दिया है ताला, कभी ताला नहीं लगता है तब भी ताला लगा होता है। लेकिन शायर को इन सब के बीच में से निकल कर और गुज़र कर अपने दिल की बात कहना होती है, जनता की बात कहना होती है और वो बातें कहना होती हैं जो कोई दूसरा नहीं कहता है। 1960 में गालिब की शताब्दी मनाई जा रही थी और दुष्यंत रेडियो स्टेशन के संबंध रखते थे। वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम, क्योंकि सरकारी तौर पे मनाई जा रही थी, इसलिए शायर ने कहा था कि गांधी की और गालिब की शताब्दी तो मना ली, अब उनका मरण दिन भी मनाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि सरकारी तौर के ऊपर गालिब की सदी मनाई जा रही हो, रेडियो स्टेशन के सारे प्रोग्राम गालिब से संबंधित हों, तो दुष्यंत ने सोचा कि अगर गालिब कुछ कह सकते हैं अपने समय से आगे तो हम क्यों नहीं कह सकते, हम भी अपने समय से आगे जा सकते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि हिंदी के इतने महान लोगों ने गज़ल कहने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब दुष्यंत जो थे उन्होंने इसको अपनी उस भाषा में लिखने की कोशिश की जिसको वो बोलते थे और उन्हीं की ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उर्दू और हिंदी के संघासन से ज़बानों को उतार कर अवाम के बीच में ले आए, जनता के बीच में ले आए, जनता की भाषा बना दिया उसको। इसलिए उनकी आवाज़ इतनी शक्तिशाली बन सकी। मित्रों, एक बात और भी है, दुष्यंत ने जिस बहादुरी के साथ अपने शेर कहे, ये वो समय था जब बहुत सारे अखबारात अपने एडिटोरियल के कॉलम ही नहीं लिखते थे, सादे छोड़ देते थे, क्योंकि सरकार की बंदिशें इतनी थी कि वो नहीं लिख सकते। उस समय वो ये कहने की ताकत रखते थे कि एक सुराख, हिम्मत हो, तमानियत हो तो एक सुराख कर सकते हैं हम आसमान में। यह है असल में उनकी अहमियत, यह है उनकी अपनी ज़माने की बड़ी बात। जिस ज़माने में उर्दू गज़ल का डंका बज रहा था हिंदुस्तान में और ख़ुद भोपाल में कैफ भोपाली और ताज भोपाली जैसे बड़े शायर मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में
अपना चिराग इस तरह से जलाया कि वो मशल बन गया। हाँ, मैं समझता हूँ कि उनके बारे में अभी और बहुत सारी बातें हमें करना चाहिए। वो मशल आपके हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है। आप जब भाषा पे बंदिशें लगाई जा रही हों, जब कहा जा रहा हो कि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है वो बोलना है, जब ये कहा जाए कि शुद्ध हिंदी वो जिसमें संस्कृत का लबादा हो वो बोलना है, तो इसका हाल वही हो जाता है जो पुराने राजाओं और दरबारों के अंदर फ़ारसी बोलने से हुआ, ज़बान मर जाती है। ज़बान को ज़िंदा रखना है तो दुष्यंत की भाषा में ज़िंदा रखना है। दुष्यंत की शायरी के तहत आपको अपनी शायरी करना है। आप दुष्यंत तो पुकार रहे हैं कि कोई आए आगे और उनकी शायरी का जो ये मशल है इसको संभाले और आगे ले जाए। बहुत धन्यवाद इकबाल मसूद साहब। अब मैं चाहता हूं विशाखाएं, जैसा बताया ही कि वो दुष्यंत जी के नाम से जो संग्रहालय है, विशाखा बहुत अच्छी कवि हैं। और एक जब आप बोल रहे थे तो मुझे कभी कभी लेखक का रिश्ता अपने बड़े सम्मानी लेखक से रिश्ता एक ईर्ष्या का भी होता है। मेरा खुद दुष्यंत से एक ईर्ष्या का रिश्ता है। मैं एक मैं प्रेम कविताओं पर काम कर रहा था, तो वो है ना उनका कि तू किसी रेल की तरह गुजरती है, मैं किसी पुल की तरह थरथराता हूँ। तो मैं मतलब सोचा कि क्या है, और उसकी आंखों में एक जंगल है जहाँ मैं रास्ता भूल जाता हूँ। तो वो मुझे लगा कि ये क्यों लिख गए, ये मतलब ऐसा ही चाहिए। और ये ईर्ष्या साहित्य भी करता है कि जिस चीज़ का जो गुण है, जो मनोवृत्ति है, उसको बदल देता है। तो दरअसल ये ईर्ष्या दुष्यंत के प्रति मेरा खुद का महान प्रेम है कि वो ऐसा ही हमारे पोएट को होना चाहिए। इतना सुंदर लिख गया है वो। हम एक गौरव लगता है ना जब आप कविता में काम करते हैं, कविता की नागरिकता आपको मिलती है, तो लगता है हमारे कवि ने ये काम किया है। इससे हमें प्रेरणा लेके, इसके वाणी से उजाला लेके मुझे और आगे निकलना है और अच्छा जाना है। वो हमारे थाती की तरह होती है। बहरहाल ऐसे ही हिंदी की एक थाती और युवा कवित्री विशाखा यहाँ हैं। वो दुष्यंत जी के बारे में क्या सोचती हैं, समझती हैं, और संग्रहालय के बारे में भी आप कहें तो अच्छा रहेगा। विशाखा राजुरकर जी। बहुत शुक्रिया। सभी अग्रजों को प्रणाम कर रही हूँ, और यहाँ जितने युवा साथी अनुज बैठे हैं उनको बहुत सारे स्नेह के साथ दुष्यंत का शेर देना चाहती हूँ कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय मसूद साहब, आलोक जी, प्रेम शंकर जी, पीछे वामन केंद्र जी बैठे हैं, प्रणाम कर रही हूँ उनको। ममता त्यागी जी बैठी हैं। दुष्यंत संग्रहालय के अध्यक्ष वामनकर जी और सचिव करुणा जी यहाँ हैं, उनको भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जिस विषय पर बात हमने सोचा कि करनी चाहिए वो ये कि दुष्यंत और युवा पर बात हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं दुष्यंत के पास जो आज के युवाओं के पास होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दुष्यंत जी की पुण्यतिथि को 50 वर्ष हो चुके हैं, यानी उन्हें गए हुए 50 वर्ष हो चुके हैं। और भोपाल में जो दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय है, जो साहित्यकारों के, भारतीय साहित्यकारों की धरोहर और पांडुलिपियों को संरक्षित करने का काम पिछले 28 वर्षों से कर रहा है, उसका स्थापना पर्व हाल ही में हमने मनाया। और इसके तहत एक और महत्वपूर्ण काम आलोक जी की उपस्थिति में भी ये हुआ कि हमने दुष्यंत शोध केंद्र की शुरुआत यहाँ से की। अब आप देखिए कि इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि दुष्यंत ने जो कुछ लिखा, आप पाएंगे कि शायद वो टिपिकली रिसर्च बेस्ड नहीं था, लेकिन वो उनका ऐसा एक्सपीरियंस था, वो एक ऐसा अनुभव था जो वो समाज से लगातार ले रहे थे। उनके जितने भी शेर आप पढ़ेंगे, जितनी भी गज़लें आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि उनमें वे सभी बातें हैं जो उस इंसान के भीतर की छटपटाहट है, जो उसने अभी अभी बाहर कहीं होते हुए देखी है। तो जब वो कहते हैं कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। वो आदमी दरअसल समाज के उस बोझ को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, जिसके निशान चट्टानों पे पड़ रहे थे। वो ज़रूर उसके पैरों की छाप थी, लेकिन वो उस पूरे समाज के, अपने समय की उन तकलीफ़ों का बयां था। कमलेश्वर जी ने भी अपने एक आलेख में ये कहा, और शमशेर बहादुर सिंह जी जो बड़े गज़लकार शायर हुए और जिनसे कि दुष्यंत कुमार खुद इंस्पायर्ड थे, उन्होंने भी ये बात कही कि दुष्यंत जो कह रहा है
वो ऐसी बात है जो कि एक आम आदमी की कंठ से निकलती है। और दुष्यंत जी कहते हैं एक जगह कि मैं चाहता हूँ एक ऐसी कविता तक पहुँच पाऊँ जो कि आम आदमी के कंठ से फूटती हो। और इसीलिए दुष्यंत कुमार हर बार रेलेवेंट होते हैं, हर बार ज़रूरी होते हैं उस समाज के लिए जहाँ युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। और हम सब जानते हैं कि भारत में तो युवाओं की तादाद कितनी ज़्यादा है। इसके साथ ही एक बात और मैं कहूँगी, उसके बाद जो मुख्य बात है उस पर आऊँगी, वो ये कि राजुरकर राज जी जो मेरा सौभाग्य जिनकी मैं बेटी हो सकी, उन्होंने भी जब दुष्यंत संग्रहालय की स्थापना की तो वे भी युवा ही थे। तो आप देखिए कि एक युवा, अच्छा, और जब दुष्यंत रचनात्मक दौर में थे, आलोक जी बेहतर इस पे बोलेंगे वैसे, लेकिन जब वे बेहतरीन गज़लों तक पहुँचे थे तब वो अपनी युवा अवस्था से होते हुए ही आगे बढ़े थे। तो आप देखिए कि दुष्यंत यहाँ बताते हैं कि युवा के भीतर उसके मन की जो आग है वो सिर्फ मुझ तक ना रह जाए, वो यहाँ बच्चों तक भी पहुँचनी चाहिए। युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में आज के समय में मेरे 2 सबमिशंस हैं जो मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको ये देखना है कि दुष्यंत कुमार एक महान शायर कैसे हो पाए, तो सबसे पहले आपको उनके प्रोफाइल को देखना पड़ेगा भाई साहब, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पत्रकार भी थे, वो पत्रिकाओं का संपादन भी कर रहे थे, वो रेडियो और दूरदर्शन के लिए भी काम कर रहे थे, जाते जाते तक वे स्क्रिप्ट राइटर भी थे। इसके साथ में उन्होंने बेहतरीन निबंध भी लिखे, उन्होंने बहुत कमाल की कहानियाँ भी लिखी, उनके कुछ अधूरे उपन्यास भी हैं और कुछ पूरे उपन्यास भी हैं। तो वो उपन्यासकार भी थे और वो गीतकार भी थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर गीत है, हालांकि मैं, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो सच यही है, पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार अब तो पथ यही है, ये लड़ाई जो कि मैंने अपने आप से लड़ी है, ये घुटन ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है, कल दरीचे ही ये चढ़ाई पाँव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार अब तो पथ यही है। अब ये गीत है, आप सोचिए इसके बाद जब दुष्यंत कुमार गज़ल में आएंगे तो वो लिखेंगे ही कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो दुष्यंत कुमार इस कद के गज़लकार और इस कद के शायर इसीलिए हैं क्योंकि वो एक इतना लंबा रास्ता तय करके आए थे। हमें क्या लग रहा है कि यार हम एक स्किल सीख लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर जो हम स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, पढ़ते हैं, जिस पे काम करते हैं, दरअसल ये सब कुछ हमारे पीछे काम कर रहा होता है हमें कुछ एक ऐसा बनाने के लिए जो आज 50 साल बाद दुष्यंत कुमार हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए पहला सबमिशन मेरा ये कि हमें दुष्यंत कुमार की एक पूरी प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम भी गज़लकार, शायर, कवि या कुछ भी होना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों से होते हुए जाना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा सबमिशन और आखिरी ये बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगी मैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, ख़ास तौर पे जो यहाँ युवा बैठे हैं, लगभग हम सभी उसमें हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में आ चुकी है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत कुमार के सीने में जो आग थी, वो आग कोई एआई आपको नहीं दे सकता। तो जिसको आप कहते हैं ना ऑथेंटिक राइटिंग, तो कोई बात जो आपको परेशान करती है वही आपको एक ऑथेंटिक राइटर या एक ऑथेंटिक स्पीकर बना सकता है। आप 4 बातें, 4 आइडियाज़ शायद चैट जीपीटी से या जेमिनाई से लेकर आ जाएंगे, शायद वो आपको मीटर भी ठीक करके दे देगा गज़ल का, है ना। लेकिन क्या वो आपकी बात है? क्या आप ज़ोर से कह सकते हैं 150% ये बात मेरी है? नहीं कह पाएंगे आप 80 तक ही ये बात कह पाएंगे। तो आज के समय में यदि आप वाकई क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, लेखन की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एआई की बात करना मुझे यहाँ इसलिए भी ज़रूरी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, तो उसका हम ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन आपके भीतर की आग क्या है, जब इस बारे में सोचें तो दुष्यंत आपको ज़रूर मदद करेंगे।
और उनकी गज़लें आपको ज़रूर मदद करेंगी ये बताने के लिए कि यार ये मेरे अंदर से निकली हुई ऐसी ज़ोरदार कड़कती तड़कती बात है जो सिर्फ मेरी बात है। जो डेटा गूगल पे घूम रहा है ये वो बात नहीं है, ये मेरे मन की बात है। थैंक यू। थैंक यू विशाखा, बहुत धन्यवाद। दरअसल एक लेखक का काम उसके और काम को बहुत चुनौती होता है। महान नाटककार यहाँ बामन केंद्र जी बैठे हैं, इस परिसर के अध्यक्ष भी हैं, स्वागत भी करता हूँ। उनका एक नाटक एक कंठ विस्पाई, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन खुद दुष्यंत जी का जो आपने कहा उनका वो देख लेना चाहिए पूरा बायोडाटा, तो वो एक लाइन में ही जैसे पूरा उनका जीवन है। जो व्यक्ति जहर पी के अमृत, जहर से अमृत पैदा करने का हुनर का नाम है दुष्यंत कुमार। तो बहुत ही सुंदर उनने इस तरह के काम किए। तो उनकी और जो रचनाएं हैं बहुत सारा, लेकिन ये साये में धूप, आप देखिए एक तरह से धूप साया को हम छाँव में लेते हैं, तो साये में धूप, धूप में छाँव भी, अरे छाँव में धूप भी आप उसका एक अर्थ कर सकते हैं। तो कैसे एक ऐसी छाया जो रिश्तों को, जीवन को इतनी बर्फ कर दे, उसमें जैसे धूप की ज़रूरत होती है, ऐसे इस बर्फ समय में उनकी रचनाएं कैसा धूप का काम करती हैं, आलोक के लेवल पर भी और आँच के लेवल पर भी। तो ऐसे कवि को हम बहुत सम्मान से पुनः आलोक की तरफ आते हैं कि आप कुछ पुनः जो आपके मन में आ रहा हो वो सुनाए, आग्रह नहीं, स्वतः स्फूर्त। नहीं, अभी विशाखा ने जहाँ बात छोड़ी मैं उसी में जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि जब विशाखा प्रोफाइल की बात करती हैं तो उसको थोड़ा और विस्तार देते हुए ये बात करते हैं कि दुष्यंत ने अपनी रचना यात्रा गीतों से शुरू की। गीत जो हैं वो जो कोमल भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का, ऐसा नहीं कि उसमें दमदार बातें भी नहीं की जा सकती, वो भी होती हैं, पर उस समय के दौर में जो कोमल कांत भावनाएं हैं, गीत उसकी अभिव्यक्ति के लिए थे। उस दौर के जो गीत थे, मैं ख़ास तौर से उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो एक, जब दुष्यंत गीत लिख रहे थे तो वो युवा थे, मतलब उन्होंने अपने, जैसा कि उस उम्र में होता है, वो भी किसी प्रेम में पड़े होंगे और उस समय उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को जो है, जो उस समय इस तरह के गीत होते हैं उस तरह के रचे होंगे। तो ये है। उसके बाद वो वहाँ से निकल कर और इलाहाबाद आते हैं, प्रयाग आते हैं, प्रयागराज, और तब वो इलाहाबाद हुआ करता था। तो इलाहाबाद आते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कवि थे उस समय जिनके नाम आप लोग किताबों में पढ़ते हैं। वहाँ पर सुमित्रानंद पंत थे, महादेवी थी, निराला थे, वहाँ पर जो है अज्ञेय थे, वहाँ पर अश्क थे, वहाँ पर बच्चन थे, धर्मवीर भारती थे, वहाँ शाही थे, मतलब तमाम जितने एक बड़े बड़े नाम जो हैं हमारे हिंदी साहित्य के, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर दुष्यंत गीत से ट्रांजिशन करते हैं कविता की तरफ। कविता की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि कविता जो है वो थोड़े से जटिल विषयों को संभालने में सक्षम है, क्योंकि मीटर की अपनी बंदिशें होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें, तो आप कई बात अपनी कहना चाहते हैं पर मीटर की वजह से रुक जाते हैं, तो वो छंदमुक्त कविता की तरफ आते हैं, पर अपनी लयात्मकता नहीं छोड़ते। उसके अंदर भी आप उनकी कविताओं में एक लयात्मकता पाते हैं, तो वो गीतों की तरफ आते हैं। तो नोट करने वाली बात यह है कि वो गीत से कविता की तरफ आते हैं उस अखाड़े में जहाँ पर इतने बड़े बड़े कवि पहले से मौजूद थे। वो हिचकते नहीं हैं कि मैं अभिव्यक्त करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। मैं इस बात पे बहुत जोर देना चाह रहा हूँ और इस पे भी आगे चलेंगे कि किस तरह से वो लगातार अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट अपने विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी के भी व्यक्तित्व के विकास के लिए। यदि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो थम जाएंगे आप। बने बनाए सांचों में यदि आप ऑपरेट करते रहेंगे, अभिव्यक्त करे रहेंगे, तो फिर नई चीज़ कैसे दे पाएंगे आप लोग समाज को जो है। तो वो उस समय इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में नई कविता लिखते हैं और उनका पहला ही काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत रातों रात उन्हें बायरन जैसी प्रसिद्धि दिलवा देता है। एक, चूंकि वो निर्भीक होके और जो मन की बात है वो अपनी अभिव्यक्त करते हैं उसको गीतों से। फिर उस समय थोड़ा सा उनको समाज और बदल रहा है, उस दौर को यदि आप देखें तो समाज और बदल रहा है तेज़ी से। आज़ादी के बाद का ये मंजर है जिसकी तरफ आदरणीय प्रेमशंकर जी ने और आपने भी जो है इशारा किया। तो उन्हें लगता है तभी जो है
वो चीन से युद्ध हुआ था और उस युद्ध की विभीषिका में एक आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जो उनका कंटेंट था, वो चाहे वॉर को लेकर हो कि वॉर किस तरह से कुछ लोगों का शगल हो सकता है, पर वो अंततः एक आम आदमी उससे कितना पीड़ित और कितना प्रताड़ित होता है, आम आदमी उसे कैसे महसूस करता है। एक पक्ष उसके अंदर, एक कंठ विशपाई के अंदर ये है, और दूसरा ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि कई बार आपको जो मरी हुई परंपराएं हैं उनको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। हम परंपराओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, इसलिए आप उससे चिपके रहते हैं। तो दूसरा विषय, इन दो विषयों को उठा के उन्होंने जो है एक कंठ विशपाई का सृजन किया। उसके बाद उनके उपन्यास आए। उपन्यास में आप जानते हैं कि कविता जो है वो मूर्त को अमूर्त बनाती है, मतलब जो वो एब्स्ट्रैक्ट कर देती है चीज़ों को, जो ठोस चीज़ें हैं कविता उसको बनाती है, और उपन्यास जो हैं वो अमूर्त को मूर्त बनाता है। ये तो कई चीज़ें जो उन्हें उस तरह से कहनी थी तो उन्होंने उपन्यास भी लिखे, एक और एक्सपेरिमेंट किया, मतलब आप नई नई टेरिटरी में जाने की, और यही चीज़ उनको जो है वो शक्ति और वो सामर्थ्य देती है कि वो एक स्थापित हिंदी का कवि हिंदी कविता छोड़कर और गज़ल की तरफ आता है। और गज़ल की तरफ क्यों आता है? क्योंकि उस समय जो है जो हिंदी कविता और ख़ास तौर से पाठकों के बीच उसकी बौद्धिक ग्रस्तता के कारण, ये जो भी उसके आधुनिकता का छद्म कहूँगा, बल्कि उसके कारण जो दूर होती जा रही थी पाठकों से, उस दूरी को दूर करने के लिए गज़ल क्या है? गज़ल मूलतः संवाद है, बातचीत है। वो कभी प्रेमिका के साथ बातचीत हुआ करती थी, पर गज़ल संवाद है। और दुष्यंत जी को लगा कि इमरजेंसी के दौर में, जबकि सारी आज़ादियाँ छिन गई हैं, इस समय लोगों से संवाद करना बहुत ज़रूरी है, उनके दुख दर्द को, उनकी आशा आकांक्षाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो इस माध्यम की तरफ आए। गज़ल जो कि एक बहुत ही आजमाया हुआ माध्यम था, पहले से उसमें कहा जा रहा था, और गालिब ने तो जैसा कहा, हालांकि वो खुद कहते हैं कि मुझ में गालिब की तो 1% भी मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है, पर मेरी तकलीफ गालिब से कम नहीं है। गालिब की तो व्यक्तिगत तकलीफ थी, मेरी तकलीफ तो मेरी भी है और समाज की भी तकलीफ है। तो जब इतनी बड़ी तकलीफ लेके मैं साथ चल रहा हूँ, उसके साथ मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बात गज़ल में क्यों नहीं कह सकता। और गज़ल तो एक संवाद का जरिया है, और मुझे इस समय लोगों के साथ खड़ा होना है, तो खड़े होने के लिए वो जोखम उठाते हैं। उनके जो हित में बोलने वाले लोग थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि ये भाई लिटरेरी सुसाइड है, तुम एक अच्छे खासे हिंदी के कवि हो और तुम गज़ल के क्षेत्र में जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? भोपाल में, जहाँ गज़ल के उस्ताद मौजूद हैं। But he was not deterred by that. जब आपके पास बड़े उद्देश्य होते हैं तो ये छोटी मोटी चिंताएं नहीं करते आप। आपको साहित्य में जाने की नहीं पड़ी थी, उन्हें साहित्य में जगह नहीं बनानी थी, उन्हें अपना कवि धर्म निभाना था। एक कवि का जो धर्म होता है, उन्हें लगा। और यदि आप अपने देश से, अपने लोगों से मोहब्बत करेंगे तो आप ये जोखिम उठाएंगे। ये जोखिम उठाने का मादा वहीं से आता है, और इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि आज दुष्यंत याद किए जाते हैं। किसी भी कवि रचनाकार का मूल्यांकन तो उसके जाने के 25-50 साल बाद शुरू होता है, नहीं तो लोग तो इधर साहित्यकार मरता है, दूसरे दिन उसे भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। दरअसल इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है, अद्यप समय इतना कम है और इन लोगों के पास इतना ज़्यादा है कि तीनों दिन का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो निपटा सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, दूसरों का समय भी ले लिया मैंने। नहीं, ये नहीं है। हम लोग इसका फॉर्मेट ये है कि आप सब लोग तो 2 सवाल ले लेते हैं, बल्कि 2 जिज्ञासा ले लेते हैं कि आप कुछ रखना चाहें तो आप लोग भी डायस पर, मुझे छोड़ के जो तीनों विशेषज्ञ हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं। हाँ बोल, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको, इस सवाल को मैं ही लेता हूँ। दुष्यंत जी का एक शेर है कि परिंदे अब भी पर तौले हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि तौल रहा है परिंदे। परिंदे अब भी पर तौले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। वाह वाह वाह। तो कई बार होता यह है कि आपके ख्वाब तो शोले होते हैं, होते चले जाते हैं, पर आप वो हिम्मत नहीं दिखा पाते अपने को व्यक्त करने की। दुष्यंत जी ने जैसे जैसे अपने को अभिव्यक्त करने की हिम्मत दिखाई, तो आप देखिए कि उनका जो विषय वैविध्य भी जो है बढ़ता चला गया। शुरू में उनकी प्रेम की रचनाएं थी, तो शुरू में जो है आदमी साहित्य में जगह बनाने के लिए आता है तो एक परदेसी वर्देसी टाइप नाम रख लेता है यूं करके जो है। पर उन्होंने देखा कि उनकी रचनाएं तो ठेठ देसी हैं, उनकी भाषा ठेठ देसी है, तो इसे हटाओ भाई यहाँ से, फिर वो दुष्यंत कुमार हो गए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए हैं जो कि दुष्यंत जी के क्लास फेलो थे, और उनका नाम था रविन्द्रनाथ त्यागी। मतलब ये उस लीग के हैं जिसमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, उस लीग में रविन्द्रनाथ त्यागी आते हैं। ये दोनों क्लास फेलो थे 8वीं 10वीं में। तो रविन्द्रनाथ उनसे कहते थे, यार ये क्या परदेसी लगा रखा है तूने, मतलब ये बहुत इससे मतलब प्रेम और इस सब की बू आती है, और तेरा जो फलक है वो बड़ा हो चुका है। चूंकि वो गांधी पे भी लिखने लगे थे तब तक, मतलब आप 15 16 17 साल प्रेम रचनाएं नहीं, वो गांधी पे, देश की चिंताओं पे, वो सब भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा ये परदेसी हटाओ। तो ये एक ऐतिहासिक सच है कि रविन्द्रनाथ त्यागी का उसमें जो सुझाव था वो भी उसमें काम आया था। आप क्या? नमस्कार, मैं आशीष दशोत्तर रतलाम से खासतौर से इसी सेशन के लिए आया हूँ आपको सुनने के लिए। तो दुष्यंत जी ने हिंदी और उर्दू के बीच में पुल बनाने का काम किया। मसूद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी हम सभी जानते हैं कि एक सर्वाधिक कोट किए जाने वाले शायर भी दुष्यंत जी हैं। शायद देश में कोई ऐसा शायर होगा जिसे गालिब के बाद कोट किया जाता, यानी विरोधी भी दुष्यंत को कोट करते हैं, उनकी पंक्तियों को दोहराते हैं। संसद तक उनकी पंक्तियां दोहराई गई है। तो क्या कारण है, तो खासतौर से मसूद साहब से भी इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि उर्दू लिटरेचर या उर्दू से जुड़े हुए लोग क्या दुष्यंत कुमार साहब को उस तरह स्वीकार पाए हैं आज भी जिस तरह उन्हें स्वीकारा जाना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। किसी के स्वीकार करने और अस्वीकार करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता क्या कहती है, जनता बताती है कि स्वीकार करा है या नहीं करा है। आज आप और हम 50 साल बाद बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमने उन्हें स्वीकार किया है। वो हमारी आवाज़ है जो आज तक गूंज रही है। इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है कि उर्दू वाले करें या ना करें, वो स्वीकार किए गए हैं। और गज़ल के शायर हैं, ये सिद्ध है। उसी रास्ते पर चलना है, ये तय है। ये भी तय है कि अब जो गज़ल लिखी जाएगी उसी भाषा में लिखी जाएगी, उसी ढंग से लिखी जाएगी, उतनी ही ताकतवर होगी। ये सब उन्होंने आपको बता दिया है। विशाखा कुछ समय की कमी होने के कारण हाँ, टाइम लिमिट थोड़ी सी एक्सीड हो गई है। आपके जितने प्रश्न हैं आप बाहर सर से, स्पीकर से हमारे जाके साझा कर सकते हैं। देखिए, जब उन्होंने कविता गज़ल कहना ख़ास तौर से शुरू किया, तो उस समय मुक्तिबोध और अज्ञे बड़ी मुश्किल किस्म की गज़लें कह रहे थे। ये साहित्यिक तो थीं लेकिन मुश्किल थीं। उनके मुकाबले में उनके साथ धूमल भी थे, जिनका चांद का मुँह टेढ़ा किताब लिखी गई है, और उनके साथ ही और लोग भी थे जो लिख रहे थे। लेकिन क्या बात है कि उन सब के बीच के अंदर ये उठकर आते हैं और 19वीं शताब्दी के अंत की सरहद पर खड़े होकर कबीर की वाणी और मीर का प्रेम और मीरा की आवाज़ मिलाकर जो आवाज़ पैदा करते हैं,
उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं होता है। और गालिब की ज़बान में मैं ये कह सकता हूँ कि वो खड़े हैं उस सरहद के ऊपर जो 20वीं शताब्दी की एंड है और 21वीं शताब्दी का आगमन है। वो गालिब की ज़बान में कह रहे हैं कि कौन होता है हरीफ़े मैं मर्द अफ़ग़न इश्क, मेरे बाद कौन है, लबे साकी पे है हरदम ये सदा मेरे बाद और कौन है जो आएगा। वो इंतज़ार कर रहे हैं उस शायर का जो आने वाला है, जो आ सकता है। अगर आप चाहें तो आपके नौजवानों में से आ सकता है। तो वो गालिब की ज़बान में कह रहे हैं कि और कौन है जो इस इश्क के अंदर गिरफ्तार हो जो गज़ल का इश्क है। As we conclude this session, I invite Reema Huja ma'am to present a memento to our esteemed speakers as a token of our gratitude. मैं आते आते एक क्षमा चाहती हूँ आपसे कि इस तरह से गुस्ताखी है कि आप लोगों को मतलब क्रियान्वित समय है, लेकिन अगला सत्र भी होगा। बोलना सबको है, सुनने वाले हम ही हैं, तो हम ही सुनेंगे, हम ही करेंगे। और मंच क्योंकि थोड़ा सा सक्रिय है तो कोशिश रहेगी कि मैं गिरूं नहीं, लेकिन आजकल अक्सर गिरते पड़ते रहते हैं, इस बहाने मंच पर तो आते रहते हैं। Created for BLF 2026 by Padma Shri artist Durga Bai. This artwork symbolizes growth, continuity, and human connection, values central to today's discussion. Please give them a big round of applause. Now it's time for the photo op. I request everyone to please get ready for a picture. जोरदार तालियां